स्टूडेंट, मैनेजमेंट में आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और उसका जो लेक्चर है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोऑर्डिनेशंस को हम कह सकते हैं दैट इज द तालमेल। ये सभी जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में, जिसमें पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ आपका डायरेक्टिंग और पांचवा आपका जो होता है वो कंट्रोलिंग होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 5 फंक्शंस हैं इनको ये इंटीग्रेट करता है। यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेशंस का मतलब होता है वो थोड़ा सा कोऑपरेशन से अलग होता है। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, किसी का आप सहयोग कर रहे हैं, आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है वो इससे एक स्टेप आगे होता है। उसमें हर चीज का इंटीग्रेशन होता है और ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन में सभी चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है, सभी चीजों को जोड़ा जाता है। कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग करना, उसका ऑर्डर नहीं होता है उसके अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेशन में एक फिक्स ऑर्डर होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है और वो जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करके रखता है। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स को करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है और इसमें से क्या बातें निकल कर आती हैं। कोऑर्डिनेशन मीनिंग, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इसमें ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, मतलब कि सब कुछ पहले से लिखा रहता है कि कैसे कैसे कोई काम होगा। टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, और उनके काम में यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। इन द परस्यू ऑफ द कॉमन गोल्स। तो ये कुछ बातें निकल कर आई हैं जिनको अंडरलाइन किया जाता है कॉमन गोल के लिए, कि हमें आज का फाइनल मैच जीतना है, तो ये हमारा कॉमन गोल है। तो उसके बारे में सभी चीजों को ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाएगा और सभी के फंक्शंस के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन लाई जाएगी। प्लानिंग बढ़िया सा किया जाएगा। सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, आप ये ध्यान से सुने। और करके हम इसको कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स। इसमें भी इंटीग्रेशन आ गया है, सेवरल पार्ट्स ऑर्डरली, इसमें भी आपका ऑर्डरली आ गया है, टू अचीव द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके बारे में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारे में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम उसको अचीव ही नहीं कर सकते जो हमारे गोल है, क्योंकि हमारे बीच में मतभेद हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है तालमेल होना चाहिए, जिसको हम कोऑर्डिनेशंस कहते हैं, जो कोऑपरेशन से थोड़ा सा हटकर होता है, जो अभी हम बाद में डिफरेंस भी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इसमें जो कुछ बातें निकल कर आती हैं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम अटेम्प्ट। ये वन टाइम अटेम्प्ट नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन हो गया, ये कॉन्टिन्यूस है। टू इंटीग्रेट द इंडिविजुअल गोल, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बस बीच में उसको ब्रेक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए। दैट कीप्स गोइंग एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन आपका जिंदा रहता है। तो सारे फंक्शंस आपके प्रॉपर वर्क करने चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी एसेंस है। एसेंस का मतलब होता है कि उसकी ये लाइफ है, उसका ये लाइफ ब्लड है। लाइफ भी कह सकते हैं और लाइफ ब्लड भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का होना बहुत जरूरी है, वो सर्कुलेट होता रहता है। अगर ब्लड में कहीं कमी आ जाए तो हमारा शरीर रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा और हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसको एसेंस कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप कह सकते हैं लाइफ है, लाइफ ब्लड है। इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। कोऑर्डिनेशन जो है वो अलग से फंक्शन नहीं है, वो मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट ही है, अलग से कोई फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल फंक्शन फॉर अचीविंग बैलेंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर आज मैच जीतना चाहते हैं हम फाइनल, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी टीम है, उनकी परफॉर्मेंस में बैलेंस होना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस अचीव होनी चाहिए, उनके एफर्ट्स बैलेंस होने चाहिए। तो जो हमारा जो टारगेट है, जो एम है, उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा जो अब टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन।
समटाइम्स इसमें स्टूडेंट ये समझ लेते हैं या जो पीपल है, लोग हैं, वो ये समझ लेते हैं कि बोथ आर सेम और उसको इंटरचेंजेबल यूज कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, कोऑर्डिनेशंस और क्या कहते हैं आपका कोऑपरेशन में सेम मीनिंग है और दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर देते हैं। लेकिन यू आर ए बिजनेस स्टडी स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटीग्रेट करता है, ये बेसिक पॉइंट है, वो सारे फंक्शंस का इंटीग्रेट करता है। और कोऑपरेशन में आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें इंटीग्रेट नहीं होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होता। किसके अंदर? कोऑपरेशन के अंदर। तो अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तो सबसे पहले आप देखें कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। सबसे पहले मीनिंग है, इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा है। इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट। यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, पहले से सब कुछ पता होता है, और इसमें होता है वर्किंग टूगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। इसमें सिर्फ गोल को अचीव करने की तरफ ध्यान होता है, कैसे करना है वो नहीं हमें मालूम होता है। स्कोप, इट इज ए ब्रॉडर देन द कोऑपरेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन जो है वो इसका पार्ट है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इससे बड़ा है। नेचर क्या है? इट इज इन्वॉल्व डेलिबरेटली बाय द मैनेजर। डेलिबरेटली का मतलब है सोच समझकर। इसमें जो भी काम किया जाता है सोच समझकर किया जाता है, स्क्रिप्टेड होता है, मतलब कि पहले से आपको पता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इट अराइजेज आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन, इसमें अपने आप ही बन जाता है। इनफॉर्मल रिलेशन होता है, फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं। कैन बी अचीव थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। तो हमारे यहाँ पे जब हम वर्क करते हैं ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे फॉर्मल रिलेशन भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल रिलेशन भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी अचीव थ्रू इनफॉर्मल रिलेशंस। यहाँ पर ये इनफॉर्मल रिलेशन जो होगा, जो कोऑपरेशन है, और जो कोऑर्डिनेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में हो सकता है। नीड क्या है? ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि एसेंस का मतलब है आपका लाइफ, और यू कैन से लाइफ ब्लड। तो ये लाइफ है, नॉट कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये लाइफ नहीं है। स्टेटस क्या है? व्हेन ए न्यू मेंबर इज इंट्रोड्यूस्ड इट टेक्स सम टाइम टू बिल्ड कोऑर्डिनेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मेंबर आता है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोऑपरेशन कैन बी प्रिजर्व व्हेन ए न्यू मेंबर इज इंट्रोड्यूस्ड। प्रिजर्व का मतलब है कि आपको केयर करनी पड़ेगी वहाँ पर, जब कोई नया मेंबर आपके वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे आपको केयर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है उसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, तो हम उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बता सब कुछ दिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहला फीचर जो आपका है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज नॉट ए वन टाइम, इट इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये ध्यान रखें, इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, चलता रहेगा कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको कहा इसमें ब्रेक नहीं होगा बीच में। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, परवेसिव मीन यूनिवर्सल एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ये चीज ध्यान रखें कि ये नहीं है कि किसी टॉप लेवल वाला काम कर रहा है तो मिडिल लेवल वाला नहीं कर रहा है या कोई और नहीं कर रहा है। सारी जगह आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको कोई अचीव करना है। अगर इंडिया के अंदर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम करने जा रहे हैं ओलंपिक गेम्स का, तो उसके बारे में सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी के जो फंक्शंस होंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन होना चाहिए, चाहे वो हायर लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पर हो। परवेसिव मीन यूनिवर्सल, ऑल लेवल्स। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, जैसे पहले भी सारी बातें हुई हुई हैं, डिफरेंस में भी आ चुका हुआ है कि ग्रुप एफर्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करता है, सभी की एक्टिविटीज को जोड़ता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ group effort. There is no need of coordination when only one single individual is working. जब एक ही आदमी काम कर रहा हो तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। सिंगल आदमी का क्या मैनेजमेंट होगा? अगर घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है।
हलवाई को बुलाना है, टेंट वाले को बुलाना है, पार्टी फंक्शंस करवाने हैं, टिक्की वाले को बुलाना है, गोलगप्पे वाले को बुलाना है, सभी को बुलाना है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। खाने वाले को बुलाना है, तो उनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता होनी चाहिए उनके बीच में। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफाइंग द unifying the efforts at different individuals. This is required for avoiding, इसका पर्पस क्या होता है? This is required, unifying का मतलब होता है avoiding the conflict in the management, ताकि लड़ाई ना हो। अगर एकता होगी तो लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई होगी तो एकता नहीं होगी। तो दोनों में एक काम हो सकता है। अगर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो यूनिटी तो है ही नहीं, और यूनिटी है तो फिर कन्फ्लिक्ट की कोई जगह नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपके काम में एकता होनी चाहिए, यूनिफाइंग होना चाहिए आपका। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल की जिम्मेदारी है, मिडिल लेवल वाला भी करेगा, लोअर लेवल वाला भी करेगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली टॉप मैनेजमेंट, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट करेंगे, सिर्फ मिस्टर मोदी लड़ेंगे कोरोना के अगेंस्ट। मोदी से लेकर नीचे तक का जो टॉप लेवल से लेकर नीचे तक का जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो सभी उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। मोदी से लेकर नीचे तक जो एम्प्लॉयज हैं वो सभी फाइट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट? कोरोना के। तभी हमारा कोरोना यहाँ खत्म होगा, किसके? कोऑर्डिनेशन के बेस पे। बट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सभी मैनेजर की है, वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। ये नहीं है कि सिर्फ हायर लेवल की है या मिडिल लेवल की है, लोअर लेवल वाले कुछ है ही नहीं है। तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर काम करेगी, तो अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर भी पूरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है। तो एसेंस पे पहले भी बात हो चुकी हुई है कि जो मैनेजमेंट है वो उसका लाइफ ऑफ द मैनेजमेंट है, या ये कह सकते हैं लाइफ ब्लड ऑफ द मैनेजमेंट है। यानी कि कोऑर्डिनेशन के बिना जो जितने भी फंक्शंस मैंने आपको काउंट करवाए थे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 5 बेसिक फंक्शन है ये बिना कोऑर्डिनेशन के हो ही नहीं सकता। तो मैं कोऑर्डिनेशन को एक बार आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि जैसे कि आप एक हार तैयार करना चाहते हैं जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं, या माला कह सकते हैं, या एक गार्लैंड है, उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के आप फूल लगाते हैं माला के अंदर। वो जो हार आप बना रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, लेकिन उनको जो बांध के रखता है सारी चीज़ों को, वो आपका एक थ्रेड होता है, जो एक धागा होता है, वो सारे के सारे फूल को बांधा हुआ है। फूल ये सोच रहे हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस है, जो फ्लावर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस है। तो वहाँ फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है वो है आपका थ्रेड। तो जो थ्रेड है वो आपका कोऑर्डिनेशन है, जो सारे फंक्शंस को बांध के रखता है। ये एग्जांपल आपने ध्यान रखना है। अगर उसमें से धागा टूट जाता है, जो थ्रेड टूट जाता है, तो सारे के सारे जो फूल हैं वो नीचे गिर जाएंगे और उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो आपका फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका स्टाफिंग होता है। प्लानिंग में आप यही करते हैं, उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो आपके लिए पॉलिसीज बनाता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू। तो उसमें जितने भी WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्लानिंग में आते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके स्टाफिंग किया जाता है कि स्कूल में कितने टीचर्स की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जाती है, और उसमें 4 मैथ्स के टीचर की जरूरत है या 3 अकाउंट्स के टीचर्स की जरूरत है, तो उसको हम रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग कहते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग होती है, जिसमें आपको गाइडेंस किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे हम डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो सिस्टमेटिकली हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उनमें कोई डिफरेंसेस हैं या कुछ कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं, तो उनको कंट्रोलिंग के थ्रू हम दूर करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे बाद के चैप्टर्स में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेशन एट द एसेंस है, एक सर्कल मैंने आपके सामने बनाया है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग है, फिर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। और ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? कोऑर्डिनेशन से जुड़े हुए हैं।
कोऑर्डिनेशन ब्रिंग द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये यूनिटी ऑफ एक्शन करता है और इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी काफी बारी बात हो गई है। इट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फंक्शन एंड ईच एंड every stage. Coordination function cannot be separated from other function. जो coordination है उसको आप दूसरे function से अलग करके नहीं देख सकते, वो उसी का ही एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन थ्रू इट्स बेसिक फंक्शन। तो यहाँ पे अब आ रहा है बेसिक फंक्शन, जो कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, जो मैं आपको बता दिया, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 बेसिक फंक्शन। इनको वो बांध के रखता है। अब इनको ये समझ लीजिए कि ये फूल है, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, और इनको जिस धागे से हम बांध के चल रहे हैं वो जो धागा है वो कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोलिंग थ्रू राइट, अब जो कोऑर्डिनेशन है उसको प्लानिंग के थ्रू कैसे करेंगे। प्लानिंग में आपको पता ही है कि इसमें आप सबसे पहले आप सोचते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग वर्ड आप देख रहे हैं कि इसके बिना नहीं हो सकता। इंटीग्रेटिंग द वेरियस प्लान्स थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन एंड एक्सचेंज द आइडियाज। तो प्लानिंग में तो यही होता है, डिस्कशन होता है और आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, तभी जाकर एक पॉलिसी बन पाती है। सेकंड फंक्शन आपका ऑर्गेनाइजिंग है। कोऑर्डिनेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग व्हेन मैनेजमेंट ग्रुप वेरियस एक्टिविटीज एंड असाइंस them to the department or to the individual। अब उसके बाद ड्यूटीज असाइन होती है, किसको क्या ड्यूटी देनी है। रवि को क्या ड्यूटी देनी है, मुकेश को क्या ड्यूटी देनी है, वो क्या काम करेगा, एक्स कौन काम करेगा, गीता क्या काम करेगी, कौन सा टीचर अकाउंट्स पढ़ाएगा, कौन सा टीचर मैथ्स पढ़ाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज इज ऑफ एटमोस्ट प्रायोरिटी। तो कोऑर्डिनेशन इसमें एटमोस्ट प्रायोरिटी रहता है, सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। Authority and responsibility among individuals should be coordinated। Authority का मतलब स्टूडेंट पावर होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को पावर देते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। इफ पावर यानी कि मीन्स अथॉरिटी नॉट इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अगर आपकी अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है तो तब भी दिक्कत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज्यादा आ जाती है तो तब भी प्रॉब्लम है। इसमें देयर इज शुड बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन पावर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग थ्रू द स्टाफिंग। स्टाफिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रिक्रूटमेंट होगी। जो रिक्रूटमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले एप्लीकेशन मंगवा ली जाती है, उसके बाद फिर रिजेक्शन होना शुरू होता है। आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में बहुत सारे जो इंटरव्यू देने आएंगे, पेपर देने आएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है कम होते चले जाएंगे। तो सिलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, सिलेक्शन नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको सभी के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट किस टाइप के एम्प्लॉइज की जरूरत है। अगर हम स्कूल में बात करें तो कितने टीचर्स की जरूरत है, अकाउंट्स के कितने टीचर्स की जरूरत है, इकोनॉमिक्स के कितने टीचर्स की जरूरत है, फिजिक्स के कितने टीचर्स की जरूरत है। तो वो सारी बातें पहले डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस तभी कामयाब होगा जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। A manager should always work and the bringing the best talent to the organization। हमने बेस्ट टैलेंट देना है, यानी कि अपनी तरफ से बेस्ट एम्प्लॉय को हमने रिक्रूटेड करना है वहां पर। While selecting the staff, managers should coordinate with other manager to understand the requirement। तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है तो अंडरस्टैंड करेंगे कितने मैथ्स के टीचर्स की जरूरत है, कितने फिजिक्स के टीचर्स की जरूरत है। अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि हमें कितने टीचर्स की जरूरत है या कितने हमें प्रोडक्शन मैनेजर्स की जरूरत है, तो हम अपने डिपार्टमेंट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट पता होना चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉइज हमें चाहिए, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन थ्रू द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि हम इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसमें हम ऑर्डर देते हैं। तो
तो ऑर्डर और जो इंस्ट्रक्शन है वो कभी सक्सेस हो सकते हैं जब मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो आपके ऑर्डर या आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन होगा। आप इंस्ट्रक्शन भी किसी को तभी दे सकते हैं और ऑर्डर भी आप तभी दे सकते हैं। द पर्पस ऑफ गिविंग ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। आप किसी को गाइडेंस करेंगे या किसी को आप ऑर्डर्स देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे तभी फायदा है जब आपकी कोई सामने वाला बात सुनता हो। टू द सबऑर्डिनेट इज सर्व्ड ओनली व्हेन देयर इज ए कोऑर्डिनेशन। जब आपका कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट, तो आपके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तभी आपके जो ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो आप गाइडेंस कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वो सब फेल है। कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। अब आपका लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन आ रहे हैं या पॉजिटिव डेविएशन आ रहे हैं। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या आ रहे हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है। आप ये सोच कर चल रहे हैं कि आप अकाउंट्स में 90 मार्क्स ले लेंगे और पता चला आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब 20 मार्क्स का डिफरेंस रह गया। उसको हम डेविएशंस बोलते हैं। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एक दिन में 5000 शर्ट्स बना लेंगे, लेकिन हमने वहां पर 5200 शर्ट बना रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो वहां पे वो जो 200 डेविएशन आ रहा है, जो अंतर आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड हम मान कर चल रहे थे 5000, एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है 5200, तो 200 इज गुड, तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है। और एंड वाइस वर्सा, आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लगा के चलते हैं कि रोज की 5000 शर्ट्स बनाएंगे, लेकिन पता चला 4000 शर्ट बना रहे हैं आप पर डे, तो 1000 शर्ट आपकी कम बन रही हैं, तो इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन है। तो ये जो डेविएशन है ये तभी दूर हो सकते हैं जब आपका कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। मैनेजमेंट इंश्योर थ्रू द कोऑर्डिनेटिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस। अभी जो मैंने आपको बात बताई, there is no difference between in actual performance as compared to the standard performance। standard performance का मतलब है जो आप सोच कर चल रहे हैं, अगर आप उससे ज्यादा काम करते हैं तो आपका प्लस है, वो पॉजिटिव है, अगर उससे कम आता है तो वो नेगेटिव है, so as to achieve the organizational goals। Okay student, do not forget to subscribe, like my channel।